स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं अजय अनुराग आज आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहूँगा। मुझसे कई तरह के सवाल पूछे गए हैं, जिसमें एक सवाल ये पूछा गया है कि इज़ हिंदी अ गुड ऑप्शनल, इज़ इट स्कोरिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग हिंदी लिटरेचर। तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य यूपीएससी में वाकई स्कोरिंग रहा है। और इस बार का 2022 का रिजल्ट आप देख लीजिए, जिन लोगों ने हिंदी माध्यम से रिजल्ट दिए हैं उसमें ज़्यादातर लोगों के ऑप्शनल जो हैं वो हिंदी साहित्य हैं। और अगर आप जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू पढ़ते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदी मीडियम में अब तक जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, अच्छे रैंक लाए हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों के ऑप्शनल आपको लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा कि हिंदी लिटरेचर ही नहीं बल्कि जितने भी लिटरेचर यूपीएससी में हैं, जैसे आजकल मैथिली भी है, काफ़ी स्कोरिंग चल रहा है, संस्कृत है, किसी ज़माने में पाली हुआ करता था, अब पाली को हटा दिया गया है। जितने भी लिटरेचर के पेपर हैं, उनका नेचर इस तरीके का है, उनका सिलेबस ऐसा है कि वो स्कोरिंग है ही। और दूसरे वैकल्पिक विषयों में जहाँ आपको 50% मार्क्स लाना एक बड़ी चुनौती होती है, हिंदी में आप आसानी से 250 मार्क्स ला सकते हैं। किसी के भी नोट्स पढ़ लें, चाहे मेरे या किसी और के नोट्स आप पढ़ लें। तो मैं तो कहूँगा कि हिंदी लिटरेचर निश्चित तौर पर स्कोरिंग है, एक कंसिस्टेंसी इसमें है, इसमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसमें सारे कैंडिडेट्स हिंदी में ही लिखेंगे। जैसे दूसरे वैकल्पिक विषयों में होता है कि उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के कैंडिडेट होते हैं। यहाँ सभी लोग हिंदी में ही लिखेंगे। तो आपकी कॉपी में, आपके आंसर शीट में वो भी एक इंग्लिश और हिंदी वाला जो एक अंतर देखने को मिलता है, वो भी यहाँ नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अभी ऑप्शनल के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ज़रूर हिंदी के बारे में सोचिए। और एक अपनी ज़बान में लिखे गए साहित्य को आप पढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सारे हमारे आस-पास की बातें हैं, कविताएँ हैं, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं। भाषा के बारे में जानना है। पूरा सिलेबस ऐसा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक रुचि भी आपकी जगेगी और लगेगा भी नहीं कि कोई आप वैकल्पिक विषय आप पढ़ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप हिंदी के बारे में विचार करें और ये भी ध्यान रखें कि इसके लिए किसी पृष्ठभूमि की कतई आवश्यकता नहीं है कि आपका हिंदी बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। फिर ये भी मैं कहूँगा कि साइंस वाले लोग रखते हैं, दूसरे बैकग्राउंड वाले लोग रख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम जिनका है वो हिंदी लिटरेचर रखते हैं स्कोरिंग होने की वजह से। तो जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए तो एक बड़ा वरदान सा है, उनके लिए तो एक अच्छा वैकल्पिक विषय है। लेकिन कई बार लोग नहीं जानते, तो फिर वो अन्य विषयों पर विचार करते हैं, माथापच्ची करते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय जो आप पहले से जिसके बारे में जान रहे हैं, आप 10th-12th तक इसको पढ़ चुके हैं, इसमें जितने भी लोगों को पढ़ना है, कवि, साहित्यकार, रचनाकार, सबको आप पहले से जानते हैं। तो फिर इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा परेशानी आपको होगी। ना जानने की वजह से, सिलेबस को ना समझने की वजह से आप हिंदी को लेकर एक हिचक आपके मन में है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपको इससे क्या मतलब है कि कौन-सा क्या है, कौन-सा विषय लेकर आप करते हैं। इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप किसी भी विषय को रख लीजिए, पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर करिए। आप जब जॉब में जाएँगे तो कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारा वैकल्पिक विषय क्या था। तो हिंदी साहित्य को आप रख सकते हैं और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि अच्छा लिखना भी आपको आएगा, एस्से के पेपर में भी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा निश्चित तौर पर। आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होगी, तो बेहिचक आप इसे रखिए, इस पर विचार करिए। जो सवाल आपके आए हैं उसमें एक क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कवर द सिलेबस, सिलेबस को कैसे तैयार किया जाए, कैसे कवर किया जाए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है अमूमन 4 महीने का सिलेबस है। वैसे इस सिलेबस को अगर आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो यूनिवर्सिटी में तो इसे 2 साल में कराया जाता है, लेकिन हम लोग इसे 4 महीने में पढ़ लेते हैं और खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर जिन लोगों को मेंस लिखना है, उनके लिए तो ये 2 से ढाई महीने का कोर्स है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम सिलेक्टिव भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए खूब अच्छे तरीके से जितने भी हमारे टॉपिक्स लगे हुए सिलेबस में, 4 महीने का मोटे तौर पर आप समय मान के चलिए। इस 4 महीने में ये कोर्स कंप्लीट होगा।
फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट है, भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास। सेकंड पेपर में काव्य खंड है यानी कि कविता, और दूसरा कथा साहित्य। अगर आप देखें तो भाषा और लिपि में जब हम पढ़ते हैं तो जो नोट्स अपना मिलेगा क्लास में जो हम लोग करेंगे, वो मोर देन सफिशिएंट है, वो पर्याप्त है, उससे अधिक है। यानी कि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। इक्का-दुक्का क्वेश्चंस अगर बाहर आ भी गए तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 2-3 कुछ क्वेश्चंस बाहर के आ गए तो हम बहुत परेशान हो गए। साहित्य का इतिहास जो है, उसका जो खंड ख फर्स्ट पेपर का, वहाँ भी अपने सिलेबस, अपना जो नोट्स स्टडी मटेरियल है, उससे क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। कोई परेशानी होने वाली नहीं है। सेकंड पेपर में 2 तरह के सवाल हैं, एक तो व्याख्या वाले और दूसरे आलोचनात्मक प्रश्न। व्याख्या वाले में हम लोग व्याख्या की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट व्याख्याएँ पंक्तियाँ हैं रचनाओं की, वो मैं आपको दूँगा। उसके कुछ मॉडल्स भी आपको दूँगा, व्याख्या के मॉडल्स। तो व्याख्या वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे। फिर एक बात मैं और कह दूँ कि जो हम रचना पढ़ते हैं, उस रचना की सारी पंक्तियाँ व्याख्या नहीं होती। सब की सब व्याख्या एक्सप्लेन करने वाली नहीं होती, बल्कि उसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, उन्हीं को पूछा जाता है। तो हम उसको चिन्हित करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसे पहले से तैयार करके रखेंगे। व्याख्या के कुछ मॉडल्स हम बना के रखेंगे। सेकंड पेपर में भी ये यही है, व्याख्या वाले प्रश्न होंगे। गद्य के जितने भी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध के, उनको पहले से हम चिन्हित कर लेंगे और वहाँ भी व्याख्या का मॉडल बनाएँगे। जहाँ तक आलोचनात्मक प्रश्न का सवाल है, तो हर एक रचनाकार से संबंधित आप देखें तो 5-6 टॉपिक बनते हैं। अगर उन 5-6 टॉपिक को हमने तैयार कर लिया, और मैं ऐसे ही क्लास लेता भी हूँ कि अगर मान लीजिए कबीर हम लोग पढ़ रहे हैं, सूर, तुलसी, जायसी, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, तो उनके कितने सारे क्वेश्चंस और कितने सारे डायमेंशंस बन सकते हैं। 5-6 अगर डायमेंशंस बने, हमने उनको लिख लिया, भाव पक्ष को लेकर, शिल्प पक्ष को लेकर। अगर इससे बाहर से भी कोई सवाल आया, तो जितना हमने तैयार किया है उससे आप आंसर कर लेंगे। ऐसी परेशानी नहीं आएगी। हम लोग अगर 5-6 टॉपिक तैयार करते हैं और उसमें कुछ ऐसा पूछ दिया गया जो हमने नहीं अलग से लिखा है, तो ये जो 5-6 टॉपिक हमने पढ़ा है, उसी से उसका उत्तर बन जाएगा। क्योंकि हिंदी में एक सुविधा तो ये है ही कि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे गए हों, उसका 2 ही पक्ष बन सकता है। एक तो या तो वो भाव पक्ष से होगा, कथानक से होगा, उसके जो संवेदना कहिए, उसका अनुभूति पक्ष कहिए, जो कहिए। यानी कि उसका जो एक भाव पक्ष है, यानी कि रचना में क्या कहा गया है वो, और दूसरा उसका शिल्प या कला पक्ष, यानी कि रचना में जो बात कही गई है वो कैसे कही गई है। तो अमूमन ये 2 तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर सारे टॉपिक पर ऐसे हम लोग बात कर लें, तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये हिंदी साहित्य का जो पूरा पाठ्यक्रम है, 4 महीने का होगा, जिसमें मैं क्लास भी लूँगा, स्टडी मटेरियल भी आपको दूँगा टॉपिक वाइज़, और कुछ रचनाएँ पढ़ने के लिए भी कहूँगा। जैसे-जैसे टॉपिक चलेगा, वैसे-वैसे आपको पढ़ के भी आना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक बात मैं इसमें और जोड़ दूँ कि जो क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल है, वो सफिशिएंट होगा। उसके बाहर शायद ही कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि हिंदी में बहुत कुछ अपडेट नहीं होता। वही सारी बातें हैं, घुमा-फिरा कर उन्हीं को बार-बार पूछा जाता है। थोड़े बहुत कुछ सवाल मान लीजिए कि प्रासंगिकता से बन गए, नए संदर्भ से जोड़कर पूछ लिया गया। मान लीजिए कि गोदान पे किसानों की समस्या की बात की जा रही है। पूछा जा सकता है कि 1936 के उपन्यास गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी समस्याओं को उठाते हैं। कमोबेश वो समस्याएँ आज भी भारत में मौजूद हैं। किसानी जीवन आज भी समस्याग्रस्त है। विचार कीजिए। तो प्रासंगिकता का प्रश्न बन सकता है किसी भी रचना को लेकर। हम यदि उसकी पूरी कथा को जानते हैं, तो बड़े आराम से प्रासंगिकता के पक्ष को दिखा सकते हैं कि वो रचना आज कैसे रिलेवेंट है, आज कैसे प्रासंगिक है। और सही बात है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की समस्या बनी हुई है। बावजूद इसके कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात सरकार कह रही है, किसानों को क्रेडिट कार्ड मिल गए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को फसल बीमा योजना और तमाम तरह की योजनाएँ और सुविधाएँ मिली हुई हैं। फिर भी यदि आज भारत का किसान आत्महत्या करने को विवश है, तो एक सवाल तो उठता है
कि क्या आज भी हम 1936 के उसी दौर में हैं जिस दौर में प्रेमचंद ने गोदान लिखा? क्या बदला है? कितना बदला है? स्थितियां वैसी की वैसी है, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। जबकि जबकि देश आजाद है। मुंशी प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो देश गुलाम था। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी यदि किसानों और मजदूरों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, तो ये हमारे ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, कैसी योजनाएं हैं, कौन सा किसानों के हित में क्या किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह के प्रासंगिकता वाले प्रश्न बन सकते हैं। अन्यथा जो टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है, पढ़ लिया है, वही टॉपिक बार बार आते हैं। यदि आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखें, आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं बदलता। और यही वजह है कि एक बार यदि आपने नोट्स बना लिया, एक बार आपने सारा कुछ पढ़ वढ़ के रख लिया, तो उसके बाद जो भी एग्जाम है आप देते रहिए बड़े आसानी से। उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिखने की प्रैक्टिस करिए और टॉपिक पर जो आपका स्टडी मटेरियल है उसे पढ़ते रहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 4 महीने में ये कोर्स अपना कंप्लीट हो जाएगा। सारा सिलेबस कवर होगा, स्टडी मटेरियल होगा आपके पास। आपको केवल पढ़ना और प्रैक्टिस करना है और खूब अच्छे से आप इन चीजों को समझ भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा जिन लोगों ने ऐसे सवाल पूछे हैं। कौन सी किताबें हिंदी लिटरेचर में पढ़ी जाए, ये ज्यादातर लोगों ने पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में जो किताबें पढ़नी है उन्हें हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो जो मूल रचनाएं हैं जिसको हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट कहते हैं, जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में, जैसे फर्स्ट पेपर में अगर हम देखें तो कोई रचना नहीं लगाई गई है भाषा वाले में। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है खंड ख में, उसमें भी कोई किताब प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि आपको ये बुक पढ़नी है। तो फर्स्ट पेपर में तो कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप सेकंड पेपर में आए तो सेकंड पेपर में जो पहला खंड है काव्य खंड, उसमें 12 कवियों की रचनाएं पढ़नी है। तो इन 12 कवियों की जो कविताएं हैं ये हमें लेना होगा मार्केट से, और इसकी ओरिजिनल कविताएं आप ले लें। ये कविता संग्रह में है, ठीक है ना। जैसे कबीर ग्रंथावली के प्रारंभिक 100 दोहे आपको पढ़ने हैं। भ्रमर गीत सार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है उसके 100 पद पढ़ने हैं आपको। तो इसी ढंग से जो रचनाएं लगाई गई हैं अपने पाठ्यक्रम में वो हम ओरिजिनल खरीद लेंगे। यदि ये आपको नहीं मिलती है तो मैं दूंगा, मैं अपने और से आपको अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मार्केट से ये ले सकते हैं। 12 कवियों की ये ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो ले लीजिए। खंड ख में जो कथा साहित्य का खंड है उसमें 3 नाटक हैं, 4 उपन्यास हैं, 9 निबंध हैं और लगभग 30-32 के आसपास कहानियां हैं। तो इनको भी आप ले लें। 3 नाटक मार्केट में ये मिल जाएंगे आपको, अलग अलग और छोटे छोटे नाटक हैं। उपन्यास जो हैं 4 हैं, गोदान और मैला आंचल, दिव्या और महाभोज, ये ले लें। नाटक में 3, जैसा कि मैंने कहा, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, और फिर जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त, और फिर मोहन राकेश जी का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। तो 3 नाटक, 4 उपन्यास खरीद ले। निबंध के लिए एक निबंध नीले नाम की पुस्तक है, डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा वो संपादित है, वो किताब आप ले लें। इसी तरीके से जो कहानियां हैं वो प्रेमचंद की कहानियां हैं, सर्वश्रेष्ठ कहानियां। और इसके साथ साथ एक दुनिया समानांतर एक मोटी सी बुक है, कहानियों का संग्रह है, जिसके संपादक राजेंद्र यादव हैं, वो आप ले लें, मार्केट में अवेलेबल है। तो एक तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है एक, दूसरी तरफ ये जितनी भी रचनाएं हैं इन सब के ऊपर एक एक आलोचना की पुस्तक, और वो सारी आलोचना की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। अभिव्यक्ति प्रकाशन की जो किताबें हैं बहुत अच्छी हैं, और सब छोटी किताबें हैं आलोचना की, ज्यादा आकार में मोटी नहीं है। एक एक आलोचना की आप पतली सी बुक ले लें, बाकी अपना नोट्स स्टडी मटेरियल जो है वो पर्याप्त होगा। जो लोग कोचिंग क्लासेस नहीं करना चाहते वो उस नोट्स के जरिए, वो जो किताबें हैं उनके जरिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये 2 तरह के सोर्सेस हैं। फर्स्ट पेपर में भाषा और इतिहास के लिए 2 किताबें रख लीजिए, काम चल जाएगा। एक तो भाषा और लिपि को लेकर हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक है हिंदी भाषा, वो आप ले सकते हैं।
साहित्य का इतिहास के लिए एक किताब है डॉक्टर नागेंद्र की, हिंदी साहित्य का इतिहास। यदि आप वो लेना चाहें तो वो ले लें, और नहीं तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक अच्छी और आसान सोर्स है इग्नो के स्टडी मटेरियल। बीए के इग्नो के स्टडी मटेरियल, या फिर एमए का अगर लेना चाहें तो और अच्छा, एमए में थोड़ा स्तरीय है। तो आप इग्नो के स्टडी मटेरियल ले लें तो उससे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का काम चल जाएगा। फर्स्ट पेपर में केवल 2 किताबें, ये 2 चीजें लेनी है। एक तो हरदेव बारी वाली पुस्तक हिंदी भाषा, और दूसरी इग्नो की ये मटेरियल, या तो बीए वाली या तो एमए वाली। और सेकंड पेपर में ओरिजिनल टेक्स्ट और सब पर एक-एक आलोचना की पुस्तक। बस इतनी ही किताबें लेनी है। और इन सारी किताबों की अगर कीमत जोड़ी जाए तो मुझे लगता है कि 1000 रुपए से ज्यादा नहीं आएंगी। तो आप इसको बड़े आसानी से मार्केट से ले सकते हैं। मेरी क्लास आप करते हैं तो इन सारी रचनाओं पे नोट्स अवेलेबल होंगे मेरी ओर से, और दोनों तरह के होंगे, व्याख्या के भी, आलोचना के भी। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक व्याख्या जिसमें कविता और गद्य के सभी खंडों से कुछ पंक्तियां दी जाएंगी जिनकी व्याख्या आपको करनी है, और दूसरे आलोचना के प्रश्न जिसमें आपको उन रचनाओं पर आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम लोग क्लास में भी करते हैं ये, जैसे जो बुक्स हैं उनमें भी इस तरह की बातें कही गई हैं, आलोचनात्मक उसमें एक मूल्यांकन है रचना का, और हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो वही चीजें हम लोग भी पढ़ते हैं। तो ये क्लास जब आप करते हैं तो फिर आपको आसानी से चीजें आपको पता चलती हैं। आप चूंकि हिंदी आप अब आपके टच में नहीं है, 10-12 तक आपने हिंदी पढ़ी थी, तो अब अगर आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो बड़े आसानी से इन सारी चीजों को समझ भी पाते हैं, और जो किताबें आपके पास हैं उनका आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर हिंदी में कम से कम किताबें पढ़नी है, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है, और सब पर एक-एक आलोचना की किताब पढ़नी है, जो बड़ा आसान है। और 4 महीने का ये कोर्स है, 4 महीने में खूब आराम से आप इसे तैयार कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, और आपकी 4 महीने की मेहनत आपको 500 में से आपको मैक्सिमम 300 प्लस मार्क्स आपको दे सकती है, जो जीएस के बराबर हो सकता है। और यूपीएससी के पूरे कैलकुलेशन को आप समझते हैं तो आपको आइडिया होगा कि यूपीएससी में अलग-अलग सेक्शन से आपको मार्क्स का एक हिसाब रखना है। एक बहुत संतुलित अंक आपको आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी विषय में बहुत ज्यादा आप ले आते हैं, किसी में कम, तो नहीं हो पाएगा। हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जो आपको कभी दगा नहीं देता, धोखा नहीं देता, एक कंसिस्टेंसी इसमें है, आपको एक बड़े अच्छे मार्क्स इसमें मिलते हैं, और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स हर बार अच्छे आते हैं। इस बार भी सिलेक्शन हुआ है ज्यादातर लोगों का, हिंदी ऑप्शनल वालों का। तो आप इन बुक्स को पढ़कर, स्टडी मटेरियल को पढ़कर आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस डायरेक्शन में आप काम करेंगे। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि हिंदी वर्सेस अदर ऑप्शनल, हिंदी लिटरेचर वर्सेस अदर ऑप्शनल। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, लेकिन मेरा ये उत्तर होगा कि एक तो इस तरह का सवाल पूछा जाना ही बहुत उचित नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में जितने भी ऑप्शनल पेपर हैं, वैकल्पिक विषय हैं, सभी अपनी जगह ठीक है, और किसी को भी हम नहीं कह सकते कि ये टफ है, ये आसान है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ये बहुत कम स्कोरिंग है, ऐसा हम नहीं कह सकते। मैं हिंदी साहित्य के लिए अक्सर कहता हूं कि काफी स्कोरिंग विषय है, क्योंकि इसमें कुछ सिलेबस इस तरीके का है कि लिटरेचर के पेपर थोड़े स्कोरिंग होते हैं। ये मैं नहीं कहता, आप सब लोग जानते होंगे, और इसलिए भी जानते होंगे कि अगर आप इंटरव्यू पढ़ते होंगे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके, तो आपने देखा होगा कि उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, उनका बैकग्राउंड मैनेजमेंट है, मेडिकल है, कई अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, और यहां आकर हिंदी लिटरेचर रख लिया है। तो कुछ बात तो है जिसको इनकार नहीं किया सकता, जिसको नजरअंदाज नहीं किया सकता। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मैं कहूंगा कि सारे ऑप्शनल पेपर अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, सभी स्कोरिंग है और सभी इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी ये नहीं कहा होगा किसी भी क्लास में कि हिंदी लिटरेचर इज गुड, कंपैरेटिवली दूसरे विषयों की तुलना में बहुत अच्छा है, और सारे विषय ऐसे महत्वपूर्ण नहीं है। 1-2 क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप
अलग अलग वैकल्पिक विषयों की तुलना कर सकते हैं। और वो क्राइटेरिया ये है कि जो आपने वैकल्पिक विषय चुना है, ऑप्ट किया है, क्या आपकी अभिरुचि उसमें है? नंबर 1। नंबर 2, क्या उसमें स्टडी मटेरियल अवेलेबल है? अच्छा, जो अपडेटेड हो, बढ़िया हो, अद्यतन जो हो। एक तो ये है कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। तीसरा सवाल ये है कि यदि कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, कोई गाइडेंस पाना चाहता है, तो उस सब्जेक्ट की गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर रख लें, तो इंग्लिश लिटरेचर के अमूमन आपको फैकल्टीज और कोई ऐसा गाइडेंस आपको नहीं मिलता। मैथमेटिक्स में बहुत कम लोग हैं, केमिस्ट्री में बहुत कम लोग हैं, इक्का दुक्का आपको टीचर्स मिलेंगे। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। संस्कृत लिटरेचर में आपको टीचर्स कम मिलते हैं। पाली आजकल काफी लोकप्रिय है, स्कोरिंग है, पाली में भी कम शिक्षक हैं। तो आप ये भी देखिए कि विषय ऐसा हो जिसमें कि गाइडेंस प्रॉपर अवेलेबल हो। आप कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको कोचिंग क्लासेस मिल जाए। एक चीज ये भी होती है कि आप एक ऐसा विषय रखें जिसमें बहुत ज्यादा अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसे विषय हैं जिनको बराबर अपडेशन की जरूरत पड़ती रहती है, जैसे कि PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी है, और इसी तरीके से और एंथ्रोपोलॉजी वगैरह है। इन सब में हमेशा आपको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो आप करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ है, आप हमेशा अपडेट रहते हैं, तो ऐसे विषयों में आप अच्छा कर सकते हैं, और ये विषय अच्छा कर भी रहे हैं। PSIR का रिजल्ट भी अच्छा होता है, हो रहा है आजकल। तो आप अगर अपडेट करते हैं तो फिर वो विषय ठीक है। हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं, तो हिंदी साहित्य में अपडेट करने की कोई गुंजाइश, कहीं कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। वही चीजें हैं, वही जो लिख दिया गया है गोदान पर, और जो सवाल बनते हैं घूम फिर कर वही आते हैं। निराला पे, पंत पे, प्रसाद पे। पंत UPSC में नहीं है, यूपी में थे पहले सिलेबस में, अब तो वहां भी हिंदी नहीं है। UPSC में प्रसाद है, निराला है, प्रेमचंद है, या और भी दूसरे लोग। वही सारे जो मुद्दे बनते थे, जो सवाल बनते थे, वही बनते हैं। यहाँ बहुत अपडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई करंट अफेयर्स को यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक हिंदी लिटरेचर की बात करें तो एक फायदा इसमें यह भी है कि जहां दूसरे वैकल्पिक विषयों में हिंदी मीडियम के भी लोग बैठेंगे, इंग्लिश मीडियम के भी लोग बैठते हैं, दोनों मीडियम के बैठते हैं, दोनों की आंसर्स अलग अलग स्तर के, अलग अलग लेवल के होते हैं। हिंदी में जितने भी लोग बैठेंगे सब हिंदी में ही आंसर्स करेंगे, इसीलिए यहाँ इंग्लिश हिंदी वाला कंपटीशन नहीं होता। थोड़ा सा एक सहूलियत आपको यहाँ मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो हर एक विषय का अपना मयार है, हर एक विषय का अपना एक प्रभाव है, और कई बार UPSC में अलग अलग समय में अलग अलग विषय ऊपर और नीचे होते रहे, उतार चढ़ाव। जैसे एक जमाने में पब्लिक एड काफी अच्छा चल रहा था, आजकल पब्लिक एड में थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं। PSIR आजकल खूब चल रहा है। एक जमाने में एंथ्रो का भी बड़ा अच्छा था। कभी पाली लिटरेचर में बहुत रिजल्ट हुए, हिंदी, संस्कृत में, और दूसरे में। हिंदी का जहां तक सवाल है तो हिंदी में मैं देखता हूं कि एक निरंतरता है, इसमें एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है। ये इसमें हमेशा एक कमोबेश 50% मार्क्स तो सबको मिल ही जाते हैं, उससे ऊपर के लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो मुझसे अगर आप कहें कि हिंदी और दूसरे वैकल्पिक विषयों में क्या अंतर है, तो ये 2-3 बातें मैं गिनाना चाहूंगा। हिंदी पढ़ते समय बड़ा आसान भी लगता है, इसके सिलेबस से हम लोग परिचित भी हैं। बहुत सारे कवि रचनाकारों को हम स्कूल के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, नानक, रैदास, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, इन सब के नाम हम लोग पहले से जानते हैं, इन्हीं की रचनाएं पढ़नी है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिन सिलेबस में जिन रचनाओं को पढ़ना है, ये रचनाएं UPSC के लिए नहीं लिखी गई कि बहुत टफ होंगी, बहुत मुश्किल होंगी। ये सामान्य पाठक को ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं। ये रचनाएं इसलिए रचनाकारों ने नहीं लिखा, प्रेमचंद ने गोदान इसलिए नहीं लिखा कि इसको आगे चलकर UPSC के सिलेबस में लगाया जाएगा। नहीं, ये तो हमने वहां से उठाकर सिलेबस में यहाँ हमें पढ़ना है। तो मैं कहूंगा कि आप सभी लोग जो भी वैकल्पिक विषय रखना चाहे रखें, लेकिन मुझसे अगर हिंदी के बारे में पूछना चाहते हैं, आपने पूछा हिंदी वर्सेस अदर,
तो मैं कहूँगा कि हिंदी इज गुड। इस मामले में इसे हम कह सकते हैं कि इसमें अपडेट की जरूरत नहीं है। इसमें सारे लोग हिंदी में ही लिखेंगे, कोई इंग्लिश में नहीं लिखेगा। सिलेबस छोटा ही है, सिलेबस बहुत रुचिकर है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का सिलेबस एकदम कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, और आप 4 महीने में सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। एक बार सिलेबस तैयार कर लिया तो हर बार आप काम आता रहता है आपके लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हिंदी साहित्य की ओर आपका रुझान इस पर बनता है या हिंदी साहित्य को लोग रखते हैं। तो आप अगर वैकल्पिक विषयों पे सोच रहे हैं तो थोड़ा इस ढंग से भी आप एक कंपैरिजन आप करें और तुलनात्मक रूप से आप हिंदी साहित्य को देखें। मुझसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिंदी साहित्य के बारे में। उसमें एक सवाल ये भी है कि हाउ टू कवर हिंदी लिटरेचर विदाउट कोचिंग क्लासेस। तो कोचिंग के बिना हिंदी लिटरेचर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, एक सवाल ये भी पूछा गया है। वैसे तो मैं कोचिंग अवेलेबल करा रहा हूँ, कोचिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए मेरा तो ये कोचिंग ज्वाइन करने के पक्ष में मेरी बात होगी। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि विदाउट कोचिंग आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो मैं जरूर इसका उत्तर देना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के लिए ये भी निश्चित है, ये भी सच है कि आप कोचिंग के बगैर भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि आप 2 काम करें। पहला तो ये कि जो बुक्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं, जो किताबें रचनाएं की गई हैं, उसे आप ले लें। फर्स्ट पेपर में हिंदी भाषा पे किताब ले लें, हिंदी साहित्य का इतिहास इग्नू के स्टडी मटेरियल ले लें आप। सेकंड पेपर में जितनी रचनाएं बताई गई हैं आप सब खरीद लें मार्केट से, और सब पर एक एक आलोचना की पुस्तक आप ले लें, सब पर एक एक आलोचना। तो ये तो आप यहाँ ले सकते हैं और इसके जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है कि आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखिए, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और उन्हें लिखने की कोशिश करिए। तो पिछले वर्ष के टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस उठाएं पढ़ने के बाद। जैसे मान लीजिए कि गोदान आपने पढ़ा, पहले उपन्यास पढ़िए, फिर उस पर आलोचना पढ़िए, और फिर उसके बाद आप लिखने की कोशिश करिए पिछले वर्षों के प्रश्न को। दूसरी बात है कि कोचिंग के स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। मेरा भी जो स्टडी मटेरियल है वो भी है, और दूसरे का भी, आप वो भी लेकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 10 तारीख से मेरी क्लास शुरू हो रही है। हिंदी साहित्य का एक बिल्कुल बैच शुरू हो रहा है, और इसकी फीस भी बहुत कम है, 15,999 यानी कि 16,000 इसकी फीस है। और 10 जून से ये क्लास शुरू हो रही है। 1 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक की क्लास होगी, और इस क्लास को ज्वाइन करके आप हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं बड़े आराम से, घर बैठे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। मेरे साथ आपका रोज इंटरेक्शन होगा, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा टॉपिक वाइज, टेस्ट सीरीज भी है। तो एक बहुत मजेदार क्लास होने वाली है जिसमें कि हम लोग सारी रचनाओं पे और सारे सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे खूब आराम से। तो आप में से जो लोग हिंदी साहित्य को प्लान कर रहे हैं, वो मेरी ये क्लास 10 जून से जो शुरू होने वाली है वो आप ले सकते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।